So today we are going to discuss very important topic that is a heart murmur. जो काफी दिनों से मैंने पहले ही आपको इस टॉपिक के बारे में ना सेटअप बना चुका था कि हमने ये वाला टॉपिक पढ़ना है। एक दो स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि सर मतलब कि ये मर्मर्स का हमने सिर्फ इतना से पढ़ना है जितना आपने बता दिए, तो मैंने तब भी बताया था कि वी विल डिस्कस अबाउट इट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, व्हाट इज मर्मर? मर्मर हम कहते हैं एबनॉर्मल हार्ट साउंड को। आज आपने बस सुनते जाना, एबनॉर्मल हार्ट साउंड। एबनॉर्मल हार्ट साउंड इज कॉल्ड मरमर। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसके साथ में आपको एक चीज बता देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट बाद में पूछते होते हैं कि सर क्या मरमर हमेशा पैथोलॉजिकल होता है या फिजियोलॉजिकल मरमर भी होता है? देखें बच्चे, हमारे पास फिजियोलॉजिकल मरमर भी होता है, लेकिन वो ना बच्चों के अंदर होता है। मैं आपको एक मरमर जो फिजियोलॉजिकल होता है मैं वो आपको लिखवा देता हूँ। उसके अलावा जितने भी मरमर्स होते हैं ये आपके हार्ट के अंदर कोई ना कोई पैथोलॉजी होने की वजह से होती है। ठीक है, मोस्टली वॉल्वुलर पैथोलॉजी की वजह से होता है। ठीक। तो सर वो कौन सा मरमर है जो फिजियोलॉजिकल होता है? ठीक है जी, फिजियोलॉजिकल मरमर। डॉक्टर साहब टेंशन न ले, अभी आज देखें तो सही, इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, वो परेशानी होना। तो सबसे पहले सर फिजियोलॉजिकल मरमर भी होता है, मतलब ऐसा मरमर जो हमारे पास बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है। तो बच्चे इसमें ना एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपने याद रखना है। प्री प्री सिस्टोलिक मरमर, प्री प्री सिस्टोलिक मरमर इन बेबीज। बच्चों के अंदर ना हमें एक मरमर सुनाई देता है, उसको हम कहते हैं प्री सिस्टोलिक मरमर। ठीक है, वैसे पीड्स के अंदर भी हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। तो ये वाला जो मरमर होता है, मतलब इसको नॉर्मली पैथोलॉजिकल नहीं समझा जाता। ये समझा जाता है कि यार ये फिजियोलॉजिकल है, और कुछ दिनों के बाद वो बच्चे में ठीक हो जाता है, फिर वो मरमर ना खुद ब खुद ही गायब हो जाता है। इसके अलावा जितने भी मरमर्स होंगे, मैं आपको काफी सारी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वो सारे मरमर आपके पास पैथोलॉजिकल होते हैं। ठीक है जी। सर मरमर्स हमारे पास होते हैं तीन टाइप्स के। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द मरमर्स? सर वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ मरमर। फर्स्ट वन इज द सिस्टोलिक मरमर। सर ऐसे मरमर जो हमें सिस्टोलिक के दौरान, मतलब कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस दौरान जो आपको सुनाई देते हैं, दीज आर द सिस्टोलिक मरमर्स। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट, जो आपको डायास्टोल के दौरान मरमर सुनाई देते हैं, मतलब जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस दौरान जो आपको सुनाई दे, उसको हम कहते हैं डायास्टोलिक मरमर। और कुछ हमारे पास ऐसे मरमर्स होते हैं जो सिस्टोल में भी सुनाई देते हैं, डायास्टोल में भी सुनाई देते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द कंटिन्यू मरमर। दीज आर कॉल्ड द कंटिन्यू मरमर। कंटिन्यू मरमर हमारे पास जैसे हम पैन सिस्टोलिक मरमर या होलो सिस्टोलिक मरमर ना, तो इसी तरह कंटिन्यू मरमर भी होता है जो आपको सिस्टोल में भी सुनाई देता है, जो आपको डायास्टोल के अंदर भी सुनाई देता है। ठीक है जी। अब आगे आते हैं कि सर जो सिस्टोलिक मरमर्स होते हैं वो कौन कौन से मरमर्स हैं और कौन कौन सी पैथोलॉजीज की वजह से वो हमें सुनाई देते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आयोटिक स्टेनोसिस का, तो मैं आगे आगे ना इनकी टाइप्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आयोटिक स्टेनोसिस के अंदर जो आपको मरमर सुनाई देगा वो सिस्टोलिक मरमर होगा, आयोटिक स्टेनोसिस वाला मरमर। दैट इज अ स्टेनोसिस, दैट इज अ सिस्टोलिक मरमर। उसके बाद मिट्रल रिगर्गिटेशन में जो मरमर सुनाई देता है, मिट्रल मिट्रल रिगर्गिटेशन में जो मरमर सुनाई देता है, दैट इज अ सिस्टोलिक। उसके बाद जो आपको ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन, ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में जो आपको मरमर सुनाई देता है, वो भी कौन सा होता है? वो सिस्टोल के दौरान आपको सुनाई देता है। इसके अलावा जो मिट्रल वाल प्रोलैप्स, मिट्रल एमवीपी जिसको हम कहते हैं, मिट्रल वाल प्रोलैप्स, जो इस पैथोलॉजी के अंदर मरमर सुनाई देता है, वो भी हमारे पास सिस्टोल के दौरान आपको सुनाई देता है। ठीक है जी। लास्ट पे वेंट्रिक्यूलर सेप्टल डिफेक्ट में जो मरमर सुनाई देता है बच्चे, वो भी सिस्टोलिक मरमर होता है। जब आपका हार्ट कॉन्टैक्ट करता है तो हमें वो सुनाई देती है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि सर डायस्टोलिक मरमर, ऐसे भी क्या कोई मरमर होता है जो जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तो हमें उस दौरान सुनाई देता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में सुनाई नहीं देता, लेकिन जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है ना, जब हार्ट की फीलिंग हो रही होती है उस दौरान जो मरमर सुनाई देता है, दैट इज अ डायस्टोलिक मरमर। उसमें कौन सा आता है जी? मिट्रल स्टेनोसिस। बच्चे नेवर फॉरगेट अबाउट द दीज टू मर्मर्स। आई एम अगेन एंड अगेन एम्फिसाइजिंग ऑन दिस वर्ड, मिट्रल स्टेनोसिस और आयोटिक रिगर्गिटेशन।
ये मैं आपसे रोजाना पूछा करूंगा कि जो मिट्रल स्टेनोसिस और अयोर्टिक रिगर्गिटेशन है, ये आपको सिस्टोल में सुनाई देते हैं या ये आपको डायास्टोल में सुनाई देते हैं। ठीक है जी, दीज आर ऑलवेज हर्ड ड्यूरिंग द डायास्टोल। जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है ना, उस दौरान जो हमें हार्ट मरमर सुनाई देते हैं, दीज आर द डायस्टोलिक। और वो मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से, मतलब जब मिट्रल स्टेनोसिस होती है ना, तो उस दौरान जो आपको मरमर सुनाई देता है वो डायस्टोल के दौरान सुनाई देता है। और जो अयोटिक रिगर्गिटेशन है, ये भी हमें उस दौरान सुनाई देता है जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा हो, अयोटा से ब्लड बैक मारता है, और तब हमें सुनाई देता है, वो भी है मिट्रल स्टेनोसिस अयोटिक रिगर्गिटेशन। आपने कभी भी भूलना नहीं है। तीसरा सर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिन्यू मर्मर। तो जो हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पीडीए के अंदर जो आपको मर्मर सुनाई देता है ना, वो है कंटिन्यू मर्मर। तो ये जो मैंने आपके सामने बिल्कुल इसकी क्लासिफिकेशन मर्मर्स की लिख दी है ना, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। मर्मर्स को सब पढ़ने से पहले आपने इन तीन चीजों का जरूर ख्याल रखना। तो बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली ना मर्मर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। भाई, जब तक आप उनकी ये वाली क्लासिफिकेशन नहीं ना करोगे, आपको मर्मर समझ नहीं आएंगे कि मुझे सिस्टोल में कौन सा सुनाई देता है, मुझे डायस्टोल में कौन सा सुनाई देता है, और ऐसा कौन सा मर्मर है जो कंटिन्यूसली मुझे सुनाई देता जा रहा है, और वो किस पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब हम एक एक मर्मर, एक एक पैथोलॉजी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे सिस्टोलिक मर्मर्स हैं। सबसे पहले अभी जो डॉक्टर ने पूछा था ना कि सर ऑस्कल्टेशन हम मिस कर रहे हैं, नहीं सर, डॉक्टर साहब अभी देखिए इंशाल्लाह इन तीनों टॉपिक्स को हम कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और इनको हम कैसे समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सर, आयोटिक स्टिनोसिस। अगर किसी पेशेंट के अंदर ना आयोटिक स्टिनोसिस होती है, तो उसकी वजह से कौन सा मरमर सुनाई देता है। और ये क्वेश्चन मुझे आया था यूएसएमडी एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन मुझे यूएसएमडी एग्जाम के अंदर आया था। मतलब उन्होंने वो लोकेशन दी हुई थी, जैसे ही आपके पास ये ऊपर बना हुआ है ना, शायद मैंने कल भी बताया था, बिल्कुल ऐसी लोकेशन थी। और एक इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन ये था। और यहाँ पर 4 पॉइंट है ना, उन्होंने 5 पॉइंट थे, किधर भी लिखा हुआ था। और उन्होंने कहा कि भाई उसका टेट करो और सुन के हमें बताओ पेशेंट के अंदर कौन सा मरमर। और ये वाहद क्वेश्चन था ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसके ऊपर मुझे एग्जाम का सबसे ज्यादा टाइम लगाना पड़ा। क्योंकि पॉइंट 1 पे भी वही साउंड था, मतलब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो रहा था, लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा था। 4.5 मतलब 4.5 मिनट मुझे इस एमसीक्यूज के ऊपर लगे। आप खुद ही समझो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे एग्जाम से पहले ना किसी बंदे ने बताया ही नहीं था कि भाई ये वाली जो चीजें हैं वो एग्जाम के अंदर मतलब इतनी ज्यादा आती हैं। वो तो जब मैंने किया उसके बाद पता चला कि भाई इसमें से तो एमसीक्यू आती आती हैं। बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये चीजें मिस करो। लेकिन एट दिन अलहमदिल्ला मैंने इसको डायग्नोस कर लिया था आफ्टर 4.5 मिनट्स, मतलब काफी टाइम वेस्ट करने के बाद। तो इसलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा माई फेवरेट मर्मर, दैट इज अयोटिक स्टिनोसिस। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि सर अयोटिक स्टिनोसिस होता क्या है। स्टिनोसिस का वर्ड हम ऑलरेडी बता चुके हैं, व्हाट डज द मीन स्टिनोसिस। ये ओपनिंग में मसला होता है या क्लोजिंग के अंदर मसला होता है जी स्टूडेंट्स। मिट्रल स्टिनोसिस में वॉल की ओपनिंग में प्रॉब्लम है या क्लोजिंग में प्रॉब्लम होता है। आई एम लुकिंग फॉर योर आंसर। ओपनिंग में, जैसे कि डॉक्टर बता रहे हैं कि सर स्टिनोसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो वॉल है ना, वो आसानी से ओपन नहीं होता। जो रिगर्गिटेशन है वहां पर मसला ये होता है कि वो वॉल क्लोज ही नहीं होता, वो पैथोलॉजी होती है। अयोटिक स्टिनोसिस के अंदर सर कौन सा मरमर सुनाई देता है, और किस जगह पर सुनाई देता है, और क्यों सुनाई देता है, ये सारी बातें अभी हमें डिस्कस करनी है। अब पेशेंट को होगी अयोटिक स्टिनोसिस होती है। अब अयोटिक स्टिनोसिस ना दो तरह के बंदों के अंदर होती है। एक तो जो हमारे पास एल्डर लोग होते हैं वहां पर हमें अयोटिक स्टिनोसिस दिखाई देती है। दूसरा जो हमारे पास यंग पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी अयोटिक स्टिनोसिस हो जाती है। लेकिन सर जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अयोटिक स्टिनोसिस का रीजन क्या है। अयोटिक स्टिनोसिस एल्डर पेशेंट्स को और मोस्टली होती है, उसका रीजन क्या होता है बच्चे। एल्डर पेशेंट्स के अंदर अगर 60 साल से ज्यादा बंदे की एज है, और उसमें अयोटिक स्टिनोसिस, मतलब आपने उसका डेट किया राइट साइड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, और आपको मतलब कि क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर सुनाई दिया, तो पता लगेगा यार इस बंदे के अंदर ना अयोटिक स्टिनोसिस हो सकती है। लेकिन एल्डर्स के अंदर जो ज्यादातर अयोटिक स्टिनोसिस होती है ना, वो कैल्सिफिकेशन की वजह से होती है। लेट्स सपोज ये मेरा ब्यूटीफुल हार्ट है, ठीक है जी।
और यहां से निकल रहा है ब्यूटीफुल अयोटिक वॉल। बात को जरा समझ लें, मुझे आई नीड योर अटेंशन। ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, अयोटिक वॉल। ठीक है जी, ये आगे जाके अयोटिक आर्च बन चुकी है। अब इस बंदे जिसकी 60 साल से ज्यादा एज होगी ना बच्चे, आपको पता है उस पेशेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर ना कैल्सिफिकेशन होती रहती है, मतलब कि कैल्शियम डिपॉजिट होती रहती है, यहाँ फाइब्रोसिस होती है एज के साथ साथ ना। ठीक है, ये आपके पास समझ लोगे, एक ना एजिंग फैक्टर है। इस अयोटिक वॉल के ऊपर क्या हो जाती है, यहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है। जब कैल्सिफिकेशन होगी ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टीनोसिस। जब स्टीनोसिस होगी तो इसकी ओपनिंग में प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से एल्डर के अंदर क्या हो जाती है, अयोटिक स्टेनोसिस। कैल्सिफिकेशन आपने याद रखना है, ये आई थिंक एनआरई की किसी प्रैक्टिस एग्जाम के अंदर भी मैंने देखा हुआ, ये कैल्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं कि सर अगर कोई बंदा मेरे पास है 20-25 साल का, और उसको मैंने उसकल्टेट किया, और वहां पर मुझे जो मरमर होता है ना अयोटिक स्टेनोसिस वाला, वो सुनाई दे गया, और मुझे पता चल गया इस बंदे में अयोटिक स्टेनोसिस है। यंगर पेशेंट्स के अंदर अयोटिक स्टेनोसिस का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो है बाइकस्मिक अयोटिक वॉल्व। बच्चों, अगर आप नॉर्मली इस वॉल को थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं ना, तो ये वॉल आपके पास होता है ट्राइकस्मिक। ये ऐसे होता है, इस तरह। ये क्या है, ये ट्राइकस्मिक वॉल। अगर किसी बंदे के अंदर बाइकस्मिक वॉल होता है, मतलब इस तरह का जेनिटल इश्यू है, 3 फ्लैप्स बने नहीं आपके वॉल के, सिर्फ 2 फ्लैप्स बने, तो जिसके अंदर 2 फ्लैप्स बनते हैं ना, इस बंदे के अंदर मिट्रल सॉरी अयोटिक स्टेनोसिस होने का जो रिस्क होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर वॉल के ऊपर जो एरिया है ना, ये इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो भी कैल्शियम है, जो भी आपके पास वेस्टेज बनता है ना, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है उस बंदे के अंदर। जिसमें क्या है, बाइकस्मिक अयोटिक वॉल है, जिसके अंदर 2 फ्लैप्स हैं, वाल्व की फॉर्मेशन 2 फ्लैप्स। नॉर्मली कितने फ्लैप्स होते हैं सर, नॉर्मली इस तरह के 3 फ्लैप्स होते हैं, 1 2 3। मतलब कि अगर मैं ये इसको समझ सके कि डोर है, डोर के अंदर आप देखते हैं ना कि अलग अलग से हमारे पास पार्ट्स बने होते हैं, तो ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं नॉर्मली। अगर किसी के अंदर कंजेनिटली 2 पार्ट्स होंगे या 2 फ्लैप्स होते हैं, उस बंदे के अंदर कैल्सिफिकेशन या यहाँ पर किसी भी चीज का डिपॉजिट होने का रिस्क क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसा कि टर्नर सिंड्रोम का जो बंदा होता है ना, उसमें बाइकस्मिक जो फीमेल होती है, जो बच्ची होती है 15-16 साल की, उसके अंदर ये बाइकस्मिक अयोटिक वॉल होता है, और उसमें अयोटिक स्टेनोसिस होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो अगर एल्डर होगा तो हमारे पास कैल्सिफिकेशन, और अगर यंगर होगा तो आपने देखना कि भाई इसके वॉल के 2 फ्लैप्स होंगे, और उन 2 फ्लैप्स के ऊपर क्या होगी, कैल्सिफिकेशन। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अयोटिक स्टेनोसिस इन दिस पेशेंट। ठीक है। अब सर एयोटिक स्टेनोसिस तो हो गई है, अब बता दें कि एयोटिक स्टेनोसिस की वजह से मुझे मरमर कौन सा सुनाई देता है। दैट मरमर इज कॉल्ड द क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मरमर। सर व्हाट डज द मीन ऑफ क्रीसेंडो एंड डिक्रीसेंडो मरमर। देखिए जी, क्रीसेंडो का मतलब है कि वो जो मरमर की वॉइस है या जो साउंड है वो क्या हो रही है, वो पहले इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर देखो, पहले ये वॉइस क्या हो रही है हमारे पास, मरमर की इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं दैट इज द क्रीसेंडो। उसके बाद इस मरमर की, क्योंकि एबनॉर्मल साउंड है ना, मरमर क्या होता है, एबनॉर्मल साउंड प्रोडक्शन। तो जो पहले इंक्रीज होती है, फिर हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ क्रीसेंडो एंड डीक्रीसेंडो। देखो, ऊपर की तरफ पहले अगर इंक्रीज है तो क्रीसेंडो, फिर अगर डिक्रीज है तो डीक्रीसेंडो। कुछ आगे हम मरमर्स पढ़ेंगे जो सिर्फ डीक्रीसेंडो होते हैं। एंड नाउ यू कम टू नो दैट कि सर अयोटिक स्टेनोसिस में कौन सा मरमर सुनाई देता है, क्रीसेंडो डीक्रीसेंडो मरमर। कब सुनाई देता है सर, सिस्टोल के दौरान, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक बात तो क्लियर हो गई है कि सर जो हमारे पास अयोटिक स्टेनोसिस होती है, अयोटिक स्टेनोसिस को हमने एलैबोरेट कर लिया। अयोटिक स्टेनोसिस के अंदर सर मरमर कौन सा सुनाई देता है, सर क्रीसेंडो डी क्रीसेंडो। ठीक है जी। और कब सुनाई देता है सर, ये भी आपने अभी बता दिया कि डेट इज हर्ड ड्यूरिंग द सिस्टोलिक फेज। जब हार्ट कॉन्टैक्ट कर रहा होता है तो ये मरमर हमें उस दौरान सुनाई देगा। दूसरी जो हमने बात की है कि सर ये मरमर के रीजंस क्या होते हैं, तो इसके हमने 2 रीजंस पढ़े। कौन से 2 रीजंस पढ़े हैं, कि सर अगर तो एल्डर होंगे, अगर तो पेशेंट हमारे पास एल्डर है, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, यंगर हो सकता है। अगर बंदा एल्डर होगा तो आपके पास होगी कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन। और अगर हमारे पास यंगर है तो वो क्या रिस्क फैक्टर होगा, प्री डिस्पोज कंडीशन क्या होगी, बाइकस्मिक अयोटिक वॉल, बाइकस्मिक
एयोर्टिक वॉल। और मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल भी दी है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम मैंने आपको बताया कि जो टर्नर सिंड्रोम जिन फीमेल्स के अंदर होता है ना, उनका जो वाल्व होता है ना वो हमारे पास बाइकस्पिड होता है। वैसे टर्नर सिंड्रोम के अंदर है हॉर्शियो किडनी भी होती है, आयोटिक डायसेक्शन का भी रिस्क ज्यादा होता है, एनोरिज्म का रिस्क भी ज्यादा होता है, और उनका जो वॉल होता है वो भी बाइकस्पिड होता है। और ज्यादातर टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर हमें आयोटिक स्टेनोसिस या फिर क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मर्मर हमें सुनाई देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट दो तीन चीजें इसके बाद फिर मैं आपको को ऑस्कल्टेशन की तरफ लेके आता हूँ। ठीक है बच्चे, ये वाला जो मरमर होगा ना, क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो, जो आयोटिक स्टेनोसिस की वजह से, वो कहते हैं लाउडेस्ट एट हार्ट बेस, कि जहां पर आपके हार्ट की बेस होगी, ये वहां पर लाउडेस्ट आपको सुनाई देता है। और दैट इज द वर्ड जिसने मुझे डायग्नोस करने में हेल्प की थी। मतलब मैं 5 पॉइंट्स के ऊपर रख रहा था, लेकिन जब मैं बेस के ऊपर रखता था ना, तो वो साउंड सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाता था। तो मुझे पता चल गया कि इट कैन लीड टुवर्ड्स द aortic stenosis and crescendo decrescendo murmur। तो लाउडेस्ट आपको पता है, एक हार्ट की बेस है, एक हमारे पास एपिक्स होती है। अगर यहाँ पर हम ऊपर भी देखें, तो ये जो नीचे वाला एरिया है ना हाफ द हार्ट का, इसको हम कहते हैं एपिक्स ऑफ हार्ट, दैट इज एपिक्स। और ये जो ऊपर होती है ना, बेस होती है ये। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि बेस का मतलब होता है नीचे, नहीं भाई, जो हार्ट है ना, इसकी बेस ऊपर की साइड की तरफ होती है। तो वो कह रहे हैं कि सर जहां पर हार्ट की बेस है, अयोटिक स्टेनोसिस की वजह से जो मरमर सुनाई देता है ना, वो वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम। यहां पर आपको लाउडेस्ट ये मरमर क्या है, सुनाई देगा। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं आता हूँ, परेशानी होना आपने, पहले मुझे यहाँ से सारी चीजें इसकी निकाल लेंगे। लाउडेस्ट एट हार्ट बेस रेडिएट्स टू द कैरोटिड्स। बच्चे देखो, आपके पास ये जो अभी एक कैरोटिड पल्स आप फील कर रहे हो ना, अभी अगर आप अपना थंब रखो, वहां पर कैरोटिड पल्स आपको फील होगी। अगर मरमर हमारे पास राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है और वो आपके पास रेडिएट करता है नेक की तरफ, देखें जी, ये वाहद मरमर है जो आपकी नेक की तरफ या कैरोटिड की तरफ क्या करता है, रेडिएट करता है। सॉरी, इसके अलावा कोई भी ऐसा मरमर नहीं है जो आपकी नेक की तरफ रेडिएट करता होगा। कोई एक्जिला की तरफ रेडिएट कर रहा होगा, कोई लेफ्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम की तरफ कर रहा होगा, कोई मिड क्लेविकुलर लाइन की तरफ कर रहा होगा, लेकिन नेक की तरफ एज इट कोई नहीं करता। जो नेक की तरफ मरमर रेडिएट, अगर कहीं पर वर्ड रेडिएशन का लिखा होगा और वो नेक की तरफ लिखा हो, वो अयोटिक स्टेनोसिस होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं सर, इस पेशेंट के अंदर ना और चीजें आपको क्या सुनाई देती है, कि जो इसकी S2 होती है ना, वो सॉफ्ट होती है। ठीक है जी। इसके अलावा ये चीज है कि जो इसकी पल्सेज है, लेट्स सपोज मैं इस पेशेंट की ना, आयोटिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट की मैं पल्स फील करता हूँ, तो वो पल्स मुझे क्या सुनाई देगी, पहले वीक होगी। आप उसके ऊपर हाथ रखी रखोगे ना, तो आपको थोड़ी देर बाद ना वो पीक सुनाई देगी, मतलब वो पल्स ना रेडिएट इंक्रीज हो जाएगी। पहले क्या, स्टार्ट के अंदर वीक फील होगी, लेकिन जब आप थोड़ी देर तक वहां पर हाथ रखी रखोगे ना, तो फिर आपको क्या है, वो डिलेड पीक का मतलब कि थोड़ी देर बाद वो हमारे पास पीक की तरफ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है, सर चूंकि अयोटिक स्टेनोसिस के अंदर स्टार्ट के अंदर ब्लड का आउटफ्लो नहीं होता। आउटफ्लो तब होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल बेचारा बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, तो जो अयोटिक वॉल होता है वो थोड़ा सा ओपन होता है, फिर मेरे पास ब्लड बड़ी स्पीड के साथ वहां से मूव करता है। तो इसलिए स्टार्ट के अंदर जो आपको पल्स मिलती है ना, वो वीक मिलती है। जब ब्लड का कार्डिक आउटपुट मतलब ब्लड बाहर आ जाता है ना ज्यादा प्रेशर के साथ, तो फिर आपको जो पल्स होती है वो पीक होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर आयोटिक स्टेनोसिस है पेशेंट को, और उसका जो मर्मर है ये मैंने एग्जैक्टली exactly कहाँ पर ऑस्कल्टेट करना है। तो जो बच्चे आपका अयोटिक एरिया होता है ना, अयोटिक एरिया की जो सबसे पहला उन्होंने बताया वो ये आपका अयोटिक स्टेनोसिस वाला ही मर्मर है। कौन सा मर्मर है, अयोटिक स्टेनोसिस वाला। और अयोटिक एरिया कौन सा होता है सर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट बॉर्डर ऑफ स्टर्न, अपर राइट बॉर्डर, ये देखो, अपर राइट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, जिसको हम URS कह रहे हैं। तो आपने राइट साइड की तरफ सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, स्टर्नम के राइट, अपर स्टर्नम राइट बॉर्डर के ऊपर आपने उसका टेट करना है। और अगर आपको वो मरमर मतलब कि इंक्रीज क्रीसेंड और डिक्रीसेंड, मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे, और फिर वो ऊपर की तरफ मतलब नेक की तरफ रेडिएट भी करता दिखाई दे रहा है, इट मीन्स दैट इज अ पेशेंट ऑफ aortic stenosis that has the murmur of crescendo and decrescendo। ठीक है। अब यहां पर देखें, आपकी ऑस्कल्टेशन भी क्लियर हो गई है, आपका मरमर भी क्लियर हो गया, और साथ आयोटिक स्टेनोसिस डिजीज भी कवर होगी।
एक क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स क्या आ सकती हैं, पेशेंट को सिम्टम्स क्या आ सकते हैं। देखो, मैं इसका सिंपल सा अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ, इसकी मिसाल देता हूँ। देख, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर किसी पेशेंट के अंदर कार्डिक आउटपुट होती है कम, इफ यू सी डिक्रीज कार्डिक आउटपुट इन एनी पेशेंट, नॉट ओनली अयोटिक स्टेनोसिस, इसके अलावा हार्ट फेलियर है, ये कोई भी डिजीज है, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर कार्डिक आउटपुट कम है, अगर कार्डिक आउटपुट यहां से ब्लड जा रहा है कम, और ये आपको पता है एयोर्टिक आर्च है, ये ऊपर आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है सबसे पहले जाकर, उसके बाद मेरी पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन को ब्लड सप्लाई करती है। अब पेशेंट को सर सिम्टम ये है कि जो सबसे पहले आपके पास हार्ट से ब्लड सप्लाई बाहर जानी होती है ना, वो मेरे पास ब्रेन की तरफ जानी, क्योंकि यहाँ पर स्टेनोसिस है, पेशेंट की जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होती है, पेशेंट के ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जब पेशेंट के ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो स्टार्ट के अंदर पेशेंट को होती है लाइट हेडेडनेस, मतलब हल्का हल्का सर में दर्द होता है। उसके बाद जब हमारे पास ज्यादा स्टेनोसिस हो जाती है और जो कार्डिक आउटपुट है वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है ना, तो पेशेंट सडन अनकॉन्शियस स्टेट में भी चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनकोप। क्या कहा जाता है सर, सिनकोप कहा जाता है। तो पहली सिम्टम आपने याद रखनी है, दैट इज अ सिनकोप। सिनकोप क्यों, क्योंकि सर जो सेरिब्रल परफ्यूजन थी, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द स्टेनोसिस ऑफ द एओर्टिक वॉल्व, तो इसलिए पेशेंट बेचारा सडनली क्या हो गया, अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया। दूसरे नंबर पर बच्चों, आपने खुद ही देखें, सारी चीजें हमने यहाँ पर कंसेप्ट से क्लियर करनी। अब देखें, चूंकि ब्लड बाहर नहीं जा रहा, तो इस पेशेंट के अंदर यहाँ पर ब्लड इंक्रीज होता रहता है, ब्लड यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। जब ब्लड यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और दूसरा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को बार बार काम करना पड़ता है ना, तो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। क्या सर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, दूसरी चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। सेकंड इज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है जी, दो सिम्टम हो गए। तीसरा सिम्टम देखिए, अगर यहाँ पर हाइपरट्रॉफी होगी है और ब्लड यहाँ से आगे नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि लेफ्ट एटीएम से ब्लड भी यहाँ पर नीचे नहीं आएगा, कार्डिक आउटपुट कम हुई, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड है, जब ब्लड उसमें ज्यादा ब्लड हो रहा है, उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जब ज्यादा हो रहा है, आपके लेफ्ट एटीएम से कम ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड आता है, तो लेफ्ट एटीएम में भी ब्लड क्या है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी कार्डियक आउटपुट कम है और वो सारा ब्लड लेफ्ट एटीएम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा हो रहा है। जब यहाँ पर ब्लड ज्यादा होता है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर ब्लड की कंजेशन हो जाती है, वहां पर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब एक चीज आगे जा ही नहीं रही, तो वो चीजें हमारे पास क्या है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी सर्कुलेशन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, आपकी पल्मोनरी वेन्स में ब्लड डिपॉजिट हो जाए। जब पल्मोनरी वेन्स पे ब्लड डिपॉजिट होगा, तो आपके लंग्स के अंदर जो आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, वहां पर भी ब्लड की कंजेशन है, वहां पर भी ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगर वहां पर ब्लड इकट्ठा होता है, तो आपका जो ब्लड है वो आहिस्ते से वहां से एक्सक्लूड होना शुरू हो जाता है, मतलब लीक आउट होना शुरू हो जाता है। इसकी मैं एग्जांपल अक्सर देता होता हूँ कि यार देखो, एक पानी का पाइप है ना, अगर उसके अंदर ज्यादा देर तक ज्यादा प्रेशर के साथ पानी रहता है ना, तो वो कभी कभी लीक आउट करना शुरू हो जाता है। सेम कंडीशन इज हेयर, कि आपकी जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो लीक आउट करती हैं, पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। जब उसको पल्मोनरी एडिमा होता है, तो क्या होगा पेशेंट को, सर पल्मोनरी सिम्टम्स, जैसा कि डिस्निया, टेकिपनिया, ये वाली सिम्टम उस पेशेंट में आपको दिखाई देती है, जिसके लिए हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं सर, डिस्निया, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको इस पेशेंट के अंदर दिखाई देती है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर चूंकि सर यहाँ पर हाइपरट्रॉफी लेफ्ट वेंट्रिकल की हो रही है, तो उसकी वजह से हमें पेशेंट के अंदर एंजाइना, चेस्ट पेन भी दिखाई देती है, एंजाइना। ठीक है जी, चेस्ट पेन भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। दीज आर द फोर सिम्टम्स, नेवर फॉरगेट अबाउट दीज सिम्टम दैट यू कैन सी इन पेशेंट ऑफ द aortic stenosis। अब मैं आपको यहाँ से भी पढ़ा देता हूँ। इसके लिए उन्होंने आपको ना सिंपल सा निमोनिक बताया हुआ, डेट इज अ सैड, कि सर aortic stenosis है ना, उसकी वजह से बेचारा पेशेंट बहुत सैड है। सैड से क्या याद रखना सर, सिंको, यू नो द रीजन व्हाई देयर इज सिंको, उसको सडन अनकॉन्शियसनेस क्यों हो रही है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है स्टेनोसिस की वजह से। दूसरा क्या सर, एंजाइना, हाइपरट्रॉफी हो गई है हमारे पास, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर एंजाइना नजर आता है। तीसरा सर डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मैंने आपको रीजन बता दिया है, पल्मोनरी एडिमा होता है,
पल्मोनी वेन्स की कंजेशन होती है, ब्लड लीक आउट करता है, पल्मोनियल एडिमा, एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो बच्चे यहाँ पर आपकी जो पहली डिजीज विद मर्मर विद सिम्टम्स वो यहाँ पर कवर होगी, दैट इज अयोटिक स्टेनोसिस। नेवर फॉरगेट अबाउट अयोटिक स्टेनोसिस। देखें जी, दो तीन डिजीजेज हैं, दो तीन मर्मर्स हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन आता है। एक पीडीए है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, दूसरा मिट्रल स्टेनोसिस है, तीसरा अयोटिक स्टेनोसिस है। तो मैं इसलिए इनके ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ। अब आई होप सो कि सारी चीजें कवर होगी। अब आप कैसे बताया करेंगे, सर स्टेनोसिस हुई है, कार्डिक आउटपुट कम हुई है, और इसकी वजह से जो मर्मर है वो क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो है, सुनाई कहाँ पर देगा, वो स्कल्टेट कहाँ पर करना है? सर राइट साइड ऑफ द हार्ट, सेकंड इंटरकोस्टल स्फीयर, अपर स्टर्नल बॉर्डर। ठीक हो गया जी। पेशेंट को सिम्टम्स क्या आ सकती हैं सर? सिंकोप, डिस्निया एंड एंजिना। ठीक है जी। और अगर एल्डर है तो कैल्सिफिकेशन, अगर यंग है तो पेशेंट का बाइकस्पिड अयोटिक वॉल्व। ठीक है जी, गुड हो गया। नेक्स्ट आते हैं सर, जो हमारा अगला मर्मर है वो आपके पास किस डिजीज में दिखाई देगा? वो है मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। देखें एक ही बात है, हम मिट्रल वॉल्व को ले रहे हैं या हम ट्राइकस्पिड वॉल्व को ले रहे हैं। हम लेते हैं चूंकि मिट्रल वॉल्व मोस्टली इन्वॉल्व होता है, चाहे वो आपकी रोमैटिक हार्ट डिजीज है या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है ना, इन कंडीशंस के अंदर मिट्रल वॉल्व जो होता है ना वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ना मिट्रल वॉल्व को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मिट्रल वॉल्व को करने से पहले ना एक चीज आपने याद रखनी है, वो कौन सी? मैंने आपको बताया था कि रिगर्गिटेशन में कौन कौन से मर्मर सुनाई देते हैं जी। स्टूडेंट्स, आई एम एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, सॉरी वेट फॉर योर आंसर। मैंने बताया था कि जो रिगर्गिटेशन होती हैं उसके अंदर कौन सा मर्मर दिखाई देता है? होलोसिस्टोलिक, वेरी गुड डॉक्टर फैज। होलो, होलो। अब मुझे साथ ये भी बता दें कि होलोसिस्टोलिक मर्मर कहाँ कहाँ पर सुनाई देता है? किसी पेशेंट के अंदर पैन सिस्टोलिक या होलोसिस्टोलिक मर्मर है तो वो किन किन कंडीशन में सुनाई देता है? आपकी चार डिजीजेज ऐसे कवर होगी जी। कमो सामान्य जी, वीएसडी एएसडी, मिटर रिगर्गिटेशन, अयोटिक रिगर्गिटेशन, वीएसडी एएसडी, एमआई, गुड एमआई के अंदर भी होता है। मिट्रल रिगर्गिटेशन, अयोटिक रिगर्गिटेशन, गुड हो गया जी। सदका जो आप कह रहे हो ना कि एमआई की वजह से, एमआई की वजह से मिट्रल रिगर्गिटेशन होती है और फिर आपको ये मर्मर सुनाई देते हैं। ठीक है, सादिया ने बताया। ठीक है, तो फिर आपको सुनाई देते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूँ कि सर होलोसिस्टोलिक मर्मर, होलो होलोसिस्टोलिक मर्मर। जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया कि सर होलोसिस्टोलिक मर्मर हमें वीएसडी के अंदर, एएसडी के अंदर लेस कॉमनली, उसके अलावा मिट्रल रिगर्गिटेशन के अंदर। देखो अक्सर एक स्टूडेंट लिखा सर एमआई, देखिए एमआई की वजह से मिट्रल रिगर्गिटेशन होती है और फिर आपको ये सुनाई देता है। उसके बाद है अयोटिक रिगर्गिटेशन। इन चार कंडीशंस के अंदर बच्चे आपको होलो सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है। ये बात हमने अभी तक याद की हुई है। अब आगे आते हैं कि सर होलो सिस्टोलिक मर्मर होता क्या है ये भी बता दें। क्योंकि एक बात हमें पहले ही पता है कि मिट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन के अंदर जो मर्मर होता है वो हमें सिस्टोल में सुनाई देता है या डायस्टोल के अंदर? सर वो हमें सुनाई देता है सिस्टोल के अंदर। बच्चों देखो, अगर S1 और S2, ये देखो S1 और S2 ये है सिस्टोलिक फेज, ये जो S2 के बाद होती है ना ये है डायास्टोलिक फेज। डायास्टोलिक फेज होती है, ये इसको आपने याद रखना है। S1 और S2 के दरमियान में अगर कोई मरमर सुनाई दे रहा है तो वो सिस्टोलिक होता है। S2 और आगे जाके S1 के दरमियान में जो होता है ना वो डायस्टोलिक मरमर होता है। अब यहाँ पर भी देखो, ये जितने भी सिस्टोलिक है ना ये S1 और S2 के दरमियान में, आगे जितने भी डायस्टोलिक है ना ये देखो ये S2 के बाद जब आपका जो वॉल्व होता है ना वो क्लोज हो जाता है एओर्टिक या पल्मोनी वॉल्व। ठीक है। मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में सर एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। बच्चे होलोसिस्टोलिक मरमर को ना हम पैन सिस्टोलिक मरमर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी लिखो यहाँ बिस्कुट। क्या है इसको कहते हैं हम? पैन सिस्टोलिक मरमर। अब देखें इसको पैन सिस्टोलिक या होलोसिस्टोलिक मरमर कहते क्यों है, ये चीज आपने देखनी। बच्चों देखो, यहाँ पर जो आपको मरमर दिखाई दे रहा है ना, इस मरमर की इंटेंसिटी बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर देखो, क्या ये क्रिसेंडो या डिक्रिसेंडो हो रहा है? मतलब क्या ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? नहीं सर, ये एक ही इंटेंसिटी के साथ हमें पूरे अपनी फेज के दौरान सुनाई दे रहा है। इसलिए तो हमने कहा
पैन मतलब कंप्लीट सिस्टोलिक मतलब सिस्टोल के दौरान, एंड मर्मर मतलब एब्नॉर्मल साउंड, कि S1 मैंने सुन ली है, उसके बाद मुझे ऐसा साउंड सुनाई दे रहा है जो कंटिन्यूस मतलब बिल्कुल सेम है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं हो रही। फिर मुझे S2 साउंड सुनाई देता है। हाँ, S1 सुनाई दी है, एक मर्मर है जो इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, वो क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो। लेकिन अगर इंटेंसिटी बिल्कुल मतलब कि कांस्टेंट रहती है ना, जैसे यहाँ पर बनी भी हुई है, तो इसको हम होलोसिस्टोलिक मर्मर कहते हैं। ठीक है जी। तो मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में दोनों में आपको होलोसिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा। इसके बाद आगे आ जाए, नीचे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ये भी तुमने कहा ना कि सर VSD के अंदर भी तो हमें जो होलोसिस्टोलिक मर्मर है ना वो सुनाई देता है, तो आप यहां पर भी देख लो, ये भी आपका होलोसिस्टोलिक मरमर है, या जिसको हमने क्या कहा था, पैन सिस्टोलिक मरमर है। तो दो चीजें तो हमारी यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इजीली कवर हो गई हैं। मिट्रल और ट्राइकस्पिड गर्गिटेशन के अंदर वो क्या बता रहा है कि सर होलोसिस्टोलिक मरमर है, इसकी जो पिच होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, मतलब काफी ज्यादा हाई पिच के साथ ये आपको सुनाई देता है। जब आप फील करोगे ना तो आपको वाकई ही पता चलता है कि यार कोई ऐसा मरमर है जैसे कहीं से एयर नहीं गुजर रही होती या हवा कंटिन्यूसली गुजर रही होती है। या मैं आपको बताऊं, जो लड़के ने इन्होंने देखा होगा कि जब आपकी बाइक पंचर होती है या गाड़ी पंचर होती है ना, तो उसमें से जो आपको आवाज सुनाई दे रही हो जैसे इस तरह को जो आपको साउंड सुनाई दे रहा होता है, दैट इज द लुक्स लाइक होलोसिस्टोलिक मरमर। ठीक है, इसलिए तो हम इसको क्या कहते हैं सर, इस मरमर को हम ब्लोइंग मरमर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी साउंड ही इस तरह जैसे कोई चीज ब्लो करे, जैसे एयर आपकी ब्लो करती है, बिल्कुल वैसा साउंड हमें यहाँ पर सुनाई देता है। चलें जी, आयोटिक स्टेनोसिस वाला तो मसला यहाँ पर हल हो गया है। इसके ऊपर मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूँ कि भाई इससे क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका यूएसएमएलई है या इसके अलावा कोई भी एग्जाम है। यूएसएमएलई के अंदर इसमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है। मैंने आपको कल भी इसका रीजन बताया था, क्योंकि सर वो आपको हेडफोन्स देते होते हैं, और वो हेडफोन्स सारी बात है कि एक दो क्वेश्चन मरमर से डालेंगे तो तभी आपको वो दे रहे होते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो इसमें से पैक करते हैं, दो इसमें से, दो इसी में से। अब आयोटिक स्टेनोसिस का प्रॉब्लम हल है। सर हमें लोकेशन का पता चल गया है, सर हमें उसकी मतलब पता चल गया कि वो क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो इंटेंसिटी का होगा, किन किन के अंदर होगा, क्या सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद हमने बात की थी कि सर रिगर्गिटेशन, मैंने कहा था रिगर्गिटेशन हो आपके पास, उसके अलावा VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, इन सब कंडीशंस के अंदर हमें पैन सिस्टोलिक या होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई देता है। ठीक है, अगर सर वो मिट्रल या ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन है, उसके अंदर कौन सा मरमर सुनाई देता है, तो मैंने आपको यहाँ पर इजीली पता चल गया कि सर दैट इज द होलोसिस्टोलिक मरमर। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि सर जो होलोसिस्टोलिक मरमर है वो आप खुद ही कह रहे हैं वो मिट्रल रिगर्गिटेशन में भी है, वो आपके पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में भी है, वो ASD में भी है। सो देन और मतलब इन कंडीशन के अंदर तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि होलोसिस्टोलिक तो इन सब कंडीशंस के अंदर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा पेशेंट में मिट्रल रिगर्गिटेशन हो रही है, या पेशेंट के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो रहा है, या पेशेंट के अंदर ASD हो रहा है। तो उसके लिए आपने बच्चे एक चीज याद रखनी है, दैट इज द लोकेशन ऑफ द मर्मर। लोकेशन ऑफ मर्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि अगर वो है मिट्रल रिगर्गिटेशन की वजह से होलोसिस्टोलिक मर्मर आपको सुनाई दे रहा है, तो उसकी लोकेशन होगी एपिक्स की, जो आपके हार्ट का एपिक्स है, वहां पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन की लेफ्ट साइड की तरफ आपको अगर होलोसिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है, इसका मतलब क्या हुआ सर, वो मिट्रल रिगर्गिटेशन की वजह से। ये लोकेशन आपको यहाँ पर हेल्प करेगी डिफ्रेंशिएट करवाने के अंदर। और ये जो मरमर होगा ये आपके पास रेडिएट करेगा किस साइड की तरफ सर, एक्सिला की तरफ। जैसे अयोटिक स्टेनोसिस के अंदर जो मरमर था वो कहां पर रेडिएट कर रहा है, उसका जो फॉरवर्ड फ्लो वो किसकी तरफ आ रहा है सर, वो नेक की तरफ आ रहा था। और अगर वो मुझे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई देता है और वो रेडिएट करता है एक्सिला की तरफ, इट मींस दैट इज बिकॉज ऑफ द मिट्रल रिगर्गिटेशन। और ये आपके यू वर्ड के दो MCQs इसी बेस के ऊपर हैं, जस्ट दिस रेडिएशन वर्ड। वो आपको मरमर बता भी देंगे या आपने खुद उसको रिकॉग्नाइज करना होगा, और वो आपको रेडिएशन टुवर्ड्स एक्सिला बताएंगे, तो आपने कहना सर ये मिटर रिगर्गिटेशन के अंदर है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, तस्वीर के अंदर हम देख लेते हैं इसको। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर फोटो के अंदर जहां पर ये मिट्रल वाला एरिया है जो आपके हार्ट का क्या है, एपिक्स, ये हमारे पास एपिक्स है और ऊपर की तरफ थी बेस। इधर से मैं अगर देखूं
1 2 3 4 5, ये आगे हमारे पास फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा होता है सर? मिट्रल एरिया होता है। क्या होता है हमारे पास सर? मिट्रल एरिया होता है। और जो आपके पास मिट्रल रिगर्गिटेशन की वजह से जो आपको मरमर सुनाई देगा, आपने ऊपर से लेनी है फिफ्थ इंटरकोस्टल, सॉरी पहले मिड क्लेविकुलर लाइन और फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और यहां से ये जो मरमर है ये पीछे इस एक्सिला की तरफ, मतलब कि आपकी अंडर आर्म की तरफ रेडिएट कर रहा होगा। दैट इज द मिट्रल रिगर्गिटेशन, दैट इज द होलोसिस्टोलिक मरमर। ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी होगा, कहाँ गया मिट्रल रिगर्गिटेशन, ये देख लो आप, मिट्रल रिगर्गिटेशन, मिट्रल एरिया, मिट्रल रिगर्गिटेशन वाला मसला भी हमारे यहाँ पर हल हो गया। ठीक है जी। और उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि सर जो आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह, जो ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन है ना, उसकी वजह से अगर आपको मरमर सुनाई देगा, वो आपका जो ट्राइकस्पिड एरिया है वहां पर लाउडेस्ट होगा। और जो ट्राइकस्पिड एरिया ये कहाँ कहाँ पर होता है? लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, दैट इज अ ट्राइकस्पिड एरिया। ऊपर से दोबारा आ जाओ, फिर तस्वीर से देख लेते हैं, इसीलिए तो मैंने ये तस्वीर बनाई हुई है। पहला क्लियर है। अब ट्राइकस्पिड एरिया देख लो। ट्राइकस्पिड एरिया कौन सा सर? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अगर आपको उस पेशेंट के अंदर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, देखो मैंने आपको कल भी बताया था, स्टर्नम को कभी भी नहीं भूलना। ये जो स्टर्नम है ना रेड दरमियान के अंदर, इसको नहीं भूलना, क्योंकि जो स्टर्नम के बॉर्डर्स होंगे ना, ये आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेंगे। अगर वो लिखते हैं, और ये सारे जो मैं आपको वर्ड्स बोलता हूँ ना, ये वर्ड्स आपके यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज के हैं, वो यही वर्ड यूज करते हैं, अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, अपर राइट स्टर्नल बॉर्डर। तो इंशाल्लाह जब आप एमसीक्यूज इसके बाद जाके सॉल्व करोगे, तो आपके इसके जितने भी 20-25 एमसीक्यूज है ना यू वर्ल्ड के अंदर, वो सारे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। अगर स्टर्नम का लोअर बॉर्डर है, वो वर्ड यूज करते हैं लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। क्या वर्ड यूज करेंगे? लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, या अगर वो वर्ड यूज करते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसका मतलब है वो ट्राइकस्पिड एरिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? ट्राइकस्पिड एरिया की वो बात करें। और अगर ट्राइकस्पिड एरिया में आपको सुनाई देगा, वो किसकी वजह से वो मरमर होगा सर? ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन की वजह से। और वो मरमर कौन सा होगा सर? दैट इज अ होलोसिस्टोलिक मरमर। कौन सा मरमर है? होलोसिस्टोलिक मरमर। अब यहां पर देख लो लेफ्ट साइड की तरफ इन्होंने लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड एरिया, और इसके नीचे लिखा हुआ है होलोसिस्टोलिक मरमर, और उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। मतलब कि जो ट्राइकस्पिड वाला एरिया होता है ना, यहाँ पर आपको दो मरमर सुनाई देती हैं। एक ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन की वजह से, एक हमारे पास होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से। अगर पेशेंट के अंदर वीएसडी है, और अगर पेशेंट के अंदर ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन, क्योंकि दोनों के अंदर होलोसिस्टोलिक मरमर सुनाई देते हैं आपको, और वो आपको यही फोर कोस्टल स्पेस में सुनाई देते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर देख लें आप, ट्राइकस्पिड एरिया है, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन भी है, वीएसडी भी है, तो फिर दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो मैं उनको कहता हूँ, तो भैया आपने इस पेशेंट की इकोकार्डियोग्राफी करवानी। इकोकार्डियोग्राफी करवाने के ऊपर अगर आपको डिफेक्ट वहां पर नजर आता है, इसका मतलब है वो वीएसडी। डिफेक्ट अगर नहीं नजर आता, इसका मतलब है वो ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन होगा। ठीक है जी। तो यहां पर उन्होंने वही बातें लिखी हुई हैं कि सर अगर आपका ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन की वजह से, तो लाउडेस्ट कहां पर होगा? ट्राइकस्पिड एरिया के अंदर। कहां पर लाउडेस्ट है सर? ट्राइकस्पिड एरिया के अंदर। अगर वो आपके पास मिटर रिगर्गिटेशन की वजह से, तो जो आपका मिट्रल एरिया मतलब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, एंड इट्स रेडिएटिंग टुवर्ड्स योर एक्सिला, दैट इज अ मिटर रिगर्गिटेशन। अब एक और चीज यहाँ पर देखते हैं कि सर जो मिटर रिगर्गिटेशन है और जो ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन है, ये किस किस वजह से होते हैं? तो मिक्टर रिगर्गिटेशन बच्चे, जो आपके पास अस्कीमिक हार्ट डिजीजेज होती है ना, उनके अंदर मिक्टर रिगर्गिटेशन होती है। एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट that wants to share his brilliant knowledge with us, can you tell me how mitter regurgitation can occur in patient of ischemic heart diseases? Any brilliant student? जी स्टूडेंट्स, मिट्रल रिगर्गिटेशन हो रही है ना, मतलब कि मिट्रल वाल्व की इनसफिशियंसी है, मिट्रल वाल्व के अंदर डिफेक्ट है, और पेशेंट को क्या हो रहा है? स्कीमिक हार्ट डिजीज है। तो वो किस तरह पॉसिबल है? लेट्स सपोज एक पेशेंट आपके पास एमआई का आता है, और एमआई का आपने उसको ट्रीटमेंट दिया, मतलब ओबैटमैन के हिसाब से आपने उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पेशेंट आपके पास आ रहा है होलोसिस्टोलिक मर्मर इन द
5th इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये कैसी चीज पॉसिबल है? हार्ट मसल का स्कीमिया हो जाता है? हार्ट मसल्स नहीं, पैपिली मसल। वेरी गुड डॉक्टर आबिद। डॉक्टर आबिद शेयर हिज ब्रिलियंट नॉलेज विद अस एंड ही टेल अस दैट सर, जो आपके पैपिलरी मसल्स होते हैं ना, पैपिलरी मसल्स क्या करते हैं? आपके जो कॉर्डिया टेंडिने होते हैं, वो कॉर्डिया टेंडिने जिन्होंने आपके वॉल को क्लोज करना होता है। हमने ये बातें बेसिक के अंदर पढ़ी हुई ना, कि अगर ये मेरे पास देखो, ये मिट्रल वॉल है, इसके साथ ये आपके पास होते हैं वायर्स, जिसको हम कहते हैं कॉर्डिया टेंडिना, एंड दीस वॉल्स आर कनेक्टेड विद द पेपिलरी मसल्स। ये पेपिलरी मसल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ लगा होते हैं ना, ये देखो पेपिलरी मसल्स। और ये पेपिलरी मसल्स की मैंने आपको टाइप भी बताई थी, एंटीरो लैटरल एंड पोस्टीरो। क्या चाहिए होती है सर? ब्लड सप्लाई। और अगर इनकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है, लेट्स सपोज यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, मेरे इस मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, कॉर्डिया टेंट्रा आपके पास क्या है, प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होगा। जब ये रिलैक्स नहीं होगा तो आपका ट्राइकस मिट्रल वाल्व क्लोज नहीं होगा। जब ये क्लोज नहीं होगा, योर ब्लड विल रिगर्गिटेट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रिया, एंड दैट इज कॉल्ड द मिट्रल रिगर्गिटेशन। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई इंड्यूस कॉम्प्लिकेशन में से एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि पेशेंट के अंदर मिट्रल रिगर्गिटेशन होती है। एम आई की एक कॉम्प्लिकेशन ये है, पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर हो सकता है। एम आई की एक कॉम्प्लिकेशन ये है, पेशेंट के अंदर कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। इसलिए उन्होंने लिखा है अस्कीमिक हार्ट डिजीज की वजह से मिट्रल रिगर्गिटेशन होती है, और वो ब्लड सप्लाई से रिलेट करता है। उन्होंने आगे लिखी भी थी, सर पोस्ट एम आई, मतलब एम आई के बाद, और वो हमें समझ आ गई है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को हो रहा है मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, ये भी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन की वजह से मिट्रल रिगर्गिटेशन कैसे हो सकती है। बात को जरा समझना है आपने। ये मेरे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मल, इसके दरमियान में लगा हुआ है ये मिट्रल वाल्व। इस बात को अगर आप समझ गए, मतलब मेरा आज क्लास का मकसद पूरा हो जाएगा। बच्चे ये है नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये इसका नॉर्मल एरिया है ल्यूमन का। अब उन्होंने क्या किया सर, अगर किसी पेशेंट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाती है, ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पेशेंट के अंदर हो जाती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा सर, ये डायलेट कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या कर देगा हमारे पास? मैडम किसी का माइक ऑन है, काइंडली टर्न ऑफ योर माइक। तो जब आपके पास ये लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट कर जाएगा ना, तो देखो ये जो इसका मिट्रल वॉल है, इसकी डायलेशन की वजह से ना, जो वॉल्स के फ्लैप्स थे ना, वो फ्लैप्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। देखो अब ये जो नीचे वाला था ये तो प्रॉपरली क्लोज है, लेकिन ऊपर वाला क्लोज नहीं हो रहा प्रॉपरली, क्योंकि डायलेशन की वजह से वो जो फ्लैप्स थे वो एक दूसरे से दूर चले गए। जब वो दूर चले जाएंगे, देयर इज नो प्रॉपर क्लोजिंग एंड इट कैन कॉज अ मिट्रल रिगर्गिटेशन। ओके गुड, ओके। नेक्स्ट है जी रोमैटिक फीवर, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, कि रोमैटिक फीवर की वजह से रोमैटिक हार्ट डिजीज होती है, और रोमैटिक हार्ट डिजीज के अंदर ज्यादातर वॉल्वुलर इन्वॉल्वमेंट होती है। और रोमैटिक फीवर की वजह से हमारे पास मिट्रल स्टेनोसिस भी हो सकती है, मोस्ट कॉमनली मिट्रल स्टेनोसिस होती है, और मिट्रल रिगर्गिटेशन भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है ना, वो आपके इस वॉल की क्या करवाती है, डिस्ट्रक्शन करवाती है मिट्रल वॉल की। एंड वेन एवर दे कैन कॉज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द मिट्रल वॉल, इट कैन लीड टुवर्ड्स द मिट्रल रिगर्गिटेशन। ओके हो गया? तो आपने एक एक चीज का रीजन को साथ जरूर याद रखना है। देखें लिखा तो यहां पर भी है, लेकिन उसके पीछे क्या साइंस है आपने वो चीज को समझना है। रोमैटिक फीवर, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज एमआई इंड्यूस मिट्रल रिगर्गिटेशन। आगे आते हैं कि सर ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन का क्या क्या रीजन हो सकता है। उसका रीजन भी सेम है, राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन। इधर एमआई और ट्राइकस्पिड मतलब के राइट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन की वजह से मिट्रल रिगर्गिटेशन या ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन हो सकती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से भी आपको बच्चे मिट्रल रिगर्गिटेशन भी हो सकती है, और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन भी हो सकती है। ये दोनों टॉपिक्स हमारे आगे भी आएंगे, ठीक है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर आपको पता है देयर आर अ लॉट ऑफ कॉजेज दैट कैन कॉज अ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। दे कैन बी bacterial, they can be non-bacterial, they can be malignancy induced. There are a lot of causes that can cause infective endocarditis. तो but rheumatic heart disease, infective endocarditis
दोनों के अंदर मोस्टली वॉल्वुलर डिस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, इनको हम इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने ये चीज याद रखनी है। अब मुझे आप बताएंगे मिड रिगर्गिटेशन कौन सा एरिया होगा? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस दैट रेडिएटिंग टुवर्ड्स एक्सिला। ट्राइकस्पीड रिगर्गिटेशन लोअर स्टर्नम बॉर्डर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और सेम एरिया वहां पर और क्या दिखाई दे सकता है सर? जो वीएसडी की वजह, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से भी हमें मरमर वहां पर ही सुनाई देता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। नीचे बच्चे आओ, पहले हम वीएसडी को पढ़ते हैं, फिर हम मिट्रल वाल प्रोलैप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अब वीएसडी के अंदर भी होलोसिस्टोलिक मरमर है, और सेम बातें, कोई चीज इसके अंदर भी कोई चीज नई नहीं है। हार्ड साउंडिंग मरमर है, लाउडेस्ट एट ट्राइकस्पिड एरिया। तो ट्राइकस्पिड एरिया में कौन कौन से मरमर लाउडेस्ट होते हैं? एक आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और दूसरा आपका ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। ठीक है जी। वीएसडी का सबसे बड़ा रीजन कौन सा होता है पेशेंट को? ठीक है, अच्छा मुझे कोई बता सकता है वीएसडी के अंदर ज्यादातर मस्कुलर पोर्शन इन्वॉल्व होता है या मेम्ब्रेनस पोर्शन? कम ऑन स्टूडेंट्स, आई नो यू नो दिस मेम्ब्रेन। आंसर। जैसा कि डॉक्टर बदर ने आई थिंक बताया कि सर इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, ज्यादातर जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ना, क्योंकि हमने जब वेंट्रिकुलर सेप्टल सेप्टम को बनाया था ना, तो हमने कहा था कि सर दो चीजों से ये सेप्टम बनता है। जो दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टम है ना मैडम, ये देखें, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। छोटी छोटी चीजों को भी उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखें, इन दोनों के दरमियान में ये होता है सेप्टम। और फिर हमने जब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सेप्टम दो चीजों से बनता है। या तो ये सेप्टम मेम्ब्रेनस हो सकता है, और यहाँ ये सेप्टम मेरे पास मस्कुलर हो सकता है। मतलब यहाँ पर 70% मस्कुलर पोर्शन होता है और 30% मेम्ब्रेन से बना होता है, जो ऊपर एंडोकार्डियल कुशन से जिसकी डेरिवेशन होती है। और ज्यादातर ये जो ऊपर मेम्ब्रेनस वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर वीकनेस होती है। जब इसके अंदर वीकनेस होती है तो इसके अंदर ज्यादातर डिफेक्ट क्रिएट होता है, दैट कैन कॉज अ शंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। ठीक है, तो नेवर फॉरगेट अबाउट द मेम्ब्रेनस पोर्शन इन्वॉल्वमेंट कैन कॉज द मोस्टली वीएसडी। ये भी एक क्वेश्चन आपकी वर्ल्ड का। ठीक है, अब दूसरी जो मजे की बात है ना, जो इन्होंने यहां पर लिखी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना बड़ा वीएसडी होगा, जितना बड़ा डिफेक्ट होगा, उसके मरमर की इंटेंसिटी उतनी कम होगी। जितना बड़ा मरमर सॉरी डिफेक्ट होगा, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा कम होगी। जितना छोटा मरमर होगा, ओ सॉरी जितना छोटा डिफेक्ट होगा, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। इसकी मैं आपको एक फार्मूला, कितनी दफा मैंने वो फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है कि सर अगर एरिया मेरे पास है ज्यादा, तो वहां पर प्रेशर होता है कम। अगर डिफेक्ट बड़ा है ना, तो इजीली वहां पर ब्लड जा रहा है, वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा, इस वजह से जो इंटेंसिटी होती है ना वो कम होती है। लेकिन अगर छोटा मरमर है ना वहां पर, मतलब छोटा डिफेक्ट है, उसका एरिया कम है, तो अगर एरिया कम होगा तो वहां पर ज्यादा प्रेशर से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। और अगर कोई भी चीज ज्यादा प्रेशर से गुजरती है, तो उसका जो साउंड होता है वो ज्यादा होता है। अक्सर ये स्टूडेंट समझते हैं कि यार ज्यादा ब्लड जा रहा है, ज्यादा डिफेक्ट होगा तो मरमर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बट दैट इज रॉन्ग। एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम है, साउंड जो आपको डिफेक्ट मरमर सुनाई देगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी। एरिया ज्यादा होगा तो हमारे पास प्रेशर कम है, एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। ठीक है जी। Until now, we done with the mitral stenosis, sorry, aortic stenosis, we done with the mitral tricuspid regurgitation, we done with the ventricular septal defect. And let's come towards one of my favorite murmur and one of my favorite disease, that is the mitral wall prolapse. सबसे पहले समझते हैं कि सर मिट्रल वॉल प्रोलैप्स होता क्या है। लेट मी ड्रॉ अ ब्यूटीफुल हार्ट हियर, होप सो इट विल बी ब्यूटीफुल। तुम ही खा लो। अब यहाँ पर देखें, मिट्रल वाल प्रोलैप्स का मतलब समझे। मिट्रल वाल प्रोलैप्स का मतलब होता है
कि ये जो आपका वॉल है ना, इस वॉल के अंदर होती है बच्चे 3 लेयर्स, एंडोथीलियर, मस्कुलर एंड द पेरिकार्डियम, जो मैं सॉरी। बना लूंगी ना अपना, तुमने खाना है खा लो, तुम बना लिया ना, मैडम खा लो। अपना माइक ऑफ करें, मैडम माइक ऑफ करें। अब देखिए मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स का क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है सर बाहर अयोटा के अंदर, यहाँ पर अयोटा के अंदर। अब जब आपने हमने बात की थी कि सर पहले लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है ना, सॉरी वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। और वो इतना प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए कि 120 से ज्यादा होता है कि हम लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर फेंक सके। अब जब आप प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हो ना, तो आपके इस मिट्रल वाल्व चूंकि पहले वो क्लोज हो चुका होता है ना, तो इसके ऊपर भी क्या लगता है, प्रेशर लगता है, इसके ऊपर भी क्या लगता है, प्रेशर लगता है। अगर ये किसी भी रीजन की वजह से आपका ये वॉल क्या है, वीक है, वट एवर द रीजन, मैं आपको आपको रीजन भी बताऊंगा कि हमारे पास सेकेंडरी कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से होता है। अगर आपका ये वॉल है वीक, तो जब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ बल्ज कर जाता है, ये ऐसे ऊपर की तरफ बल्ज कर जाता है। तो दैट्स द बल्जिंग ऑफ मिट्रल वॉल्व टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम इज कॉल्ड द मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। देखिए प्रोलैप्स का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज का बल्ज हो जाना। तो ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ना, जब मिट्रल वॉल्व पे प्रेशर लगता है और अगर वो वीक हो, तो ये क्या कर जाता है सर, प्रोलैप्स करके ये ऊपर की तरफ चला जाता है। और जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो क्लिकिंग साउंड, मतलब टक ऐसी साउंड आपको यहाँ पर सुनाई देती है। दैट इज कॉल्ड द मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। सर एंडोकार्डियम वही जो हार्ट की लेयर्स हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और तीसरी पेरिकार्डियम थी आई थिंक, ठीक है, तो वही लेयर है इसकी भी। मिट्रल वॉल प्रोलैप्स को बच्चे समझो कि मिट्रल वॉल प्रोलैप्स की वजह से सर सबसे पहले मरमर कौन सा सुनाई देता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया मिट्रल वॉल प्रोलैप्स सर सिस्टोलिक मरमर होगा। और ये कौन सा सिस्टोलिक मरमर होता है, डेट इज अ मिड सिस्टोलिक मरमर, जिसको हम मिड सिस्टोलिक क्लिक भी कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, S1 कब सुनाई दे रहा है सर, जब मिट्रल वॉल्व और आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है जब ये क्लोज होते हैं तो S1। अब जब ये क्लोज है तो आपके पास जो ब्लड है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुके हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ब्लड को बाहर निकालना होता है। जब वो बाहर निकाल रहा होता है, उस दौरान प्रेशर लगता है मिट्रल वाल के ऊपर, और मिट्रल वाल ऊपर की तरफ क्या कर जाता है, बल्ज कर जाता है। और उस बल्जी की वजह से आपको एक क्लिकिंग साउंड सुनाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ मिट्रल वाल प्रोलैप्स, एंड दैट मर्मर इज कॉल्ड द मिड सिस्टोलिक क्लिक, या जिसको मिड सिस्टोलिक मर्मर भी कहा जाता है। इसलिए आप देखो, ये पूरी सिस्टोल के दौरान जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो इसके दरमियान में जब प्रेशर लगता है ना मिट्रल वाल के ऊपर, तो वो ऊपर की तरफ क्लिक करता है, तो उसकी वजह से आपको ये क्रीसेंडो मरमर सुनाई दे रहा है। मतलब कि वो ऊपर जा रहा है ना, तो उसकी साउंड ऐसा ऐसा क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। फिर जब आपके पास आगे आयोटिक और पल्मोनरी वाल क्लोज होता है तो S2 हार्ट साउंड हमें सुनाई दी जाती है। तो MVP, जिसको हम मिट्रल वाल प्रोलैप्स कहते हैं, इसके अंदर हमें क्रिसेंडो मरमर, उसकी टाइप क्रिसेंडो है, और वो है कौन सा, वो मिड सिस्टोलिक क्लिक की वजह से आपको सुनाई देता है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब सर ये जो मिड सिस्टोलिक क्लिक है, ये हमें बेस्ट कहाँ पर सुनाई देगी, ये आपको बेस्ट सुनाई देगी ओवर एपिक्स। क्योंकि एपिक्स के अंदर ही तो हमें सर पता है कि एपिक्स में तो मिट्रल वॉल है, और अगर मिट्रल वॉल में कोई अबनॉर्मैलिटी होगी तो वो मुझे मिट्रल एरिया के अंदर ही सुनाई देगी। तो मिड सिस्टोलिक क्लिक, क्रिसेंडो मर्मर अगर आपको मिट्रल एरिया में सुनाई देता है, इट मींस दैट इज बिकॉज ऑफ द मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। ठीक है जी। लाउडेस्ट जस्ट बिफोर S2 आर साउंड, तो मतलब S2 आर साउंड से पहले तक ये क्या होती है, ये लाउडेस्ट होती है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। क्योंकि ये कौन सी इंटेंसिटी इसकी कौन सी है सर, क्रीसेंडो, मतलब ऐसा ऐसा इंक्रीज होती है। आगे जाके जब आपके पास आयोटिक और पल्मोनरी वाला क्लोज होता है ना, तो उस टाइम तक ये मैक्सिमम अपनी इंटेंसिटी तक पहुंच जाती है। ठीक है, यूजली बिनाइन, मतलब कुछ कंडीशंस के अंदर ये बिनाइन होती है, मतलब पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है ना, तो उसकी वजह से मिट्रल वाला प्रोलैप्स हो रहा होता है। जैसे आप उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह देके इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को ठीक करते हो, पेशेंट का मिट्रल प्रोलैप्स, जो मिट्रल वाला प्रोलैप्स वो भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ कंडीशंस के अंदर ये क्या होती है, बिनाइन होती है, मतलब कि डिसअपियर हो सकती है, बट कैन बी प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, कि सर इसका रीजन देखो, बड़ी मजे की बात है, मिट्रल वाल प्रोलैप्स इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो भी सकता है,
और मिट्रल वाल प्रोलैप्स की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो सकती है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर किसी पेशेंट को क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है, मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आगे जाके हम पढ़ेंगे, उस पेशेंट को मिट्रल वाल प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मिट्रल वाल वहां पर इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन के बाद उसकी वो वीकनेस की तरफ चला जाता है, स्कारिंग हो जाती है, वीक होकर वो ऊपर की तरफ बल्ज कर जाता है। इसकी मैं पैथोफिजियोलॉजी आपकी जाके दिखाऊंगा आपको। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से मिट्रल वाल प्रोलैप्स हो सकता है, या मिट्रल वाल प्रोलैप्स की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर, मतलब वो तो समझ आता है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से मिट्रल वाल प्रोलैप्स हो जाए, लेकिन मिट्रल वाल प्रोलैप्स की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कैसे हो सकता है? तो मैं उनको एक सिंपल सी बात बताता होता हूँ कि भाई, आपके बैक्टीरिया को जहां पर रहने की जगह मिल जाती है ना, वो वहां पर अपनी कॉलोनी बना लेता है। जैसे हम पंजाबी में कहते नहीं कि अगर किसी को किसी ने बहन दी जगह दे दो, खलोन दी जगह दे दो, आपे बह जाता है, किसी ने बहन दी जगह दे दो तो आपके पै भी जाता है। मतलब कि अगर आप किसी बंदे को खड़े होने की जगह दे दो ना, तो वो क्या करता है, वो उधर बैठ भी जाता है, और अगर बैठने की जो दे दो जगह, तो वो सो भी जाता है वहां पर। इसी तरह देखो, यहाँ पर ये आपका मिट्रल वाल्व क्या कर रहा है, ये प्रोलैप्स कर रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। इस एरिया के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, इधर आके रह लेता है। तो ये वाल्व तो उसको कहता है कि भाई तू थोड़ी देर के लिए रह ले, लेकिन दिस बैक्टीरिया स्टार्टेड टू फॉर्म इट्स कॉलोनी, वो वहां पर कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। एंड whenever there is a growth of the bacteria, whenever there is a formation of the colony of the bacteria, it can lead towards the infection, ठीक है। तो इस वजह से MVP कैन लीड टुवर्ड्स इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इसलिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अक्सर उन लोगों को होता है जिनके वॉल्स की मूवमेंट क्या होती है, डिक्रीज होती है, और यहाँ पर मूवमेंट डिक्रीज होने की वजह से बैक्टीरिया को जगह मिली और उसने इन्फेक्शन काज करवा दी, ठीक है। ये चीज भी आपने यहाँ पर एक याद रखनी है। कैन बी कास्ड बाय द रूमेटिक फीवर, कि सर जो रूमेटिक फीवर है ना, रूमेटिक फीवर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। जो आपका ग्रुप ए बैक्टीरिया है ना, ये किस तरह रूमेटिक फीवर काज करवाता है, उसकी वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज किस तरह होती है, ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे जाकर। लेकिन रूमेटिक फीवर की वजह से क्या हो सकता है, आपको मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो सकता है। कार्डिया टेंटना का रप्चर हो जाए, सिंपल सी बात है सर, मिट्रल वाल्व को पकड़ा किसने होता है, मिट्रल वाल्व को नीचे से आपके कार्डिया टेंटना ने पकड़ा होता है, और अगर इसकी वीकनेस होगी तो ये क्या कर जाएगा, ये ऊपर की तरफ बल्ज कर जाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्डिया टेंटना रप्चर एज वेल। और यहाँ पर आप कार्डिया टेंटना वीकनेस भी लिख लो इसके साथ ही। मैक्सोमेटस डिजनरेशन, दैट इज माय फेवरेट कॉज ऑफ द मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। देखिए जी, मैक्सोमेटस डिजनरेशन का मतलब क्या है? हमारे पास एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, या एक और होती है एहलर डैनलॉस सिंड्रोम, एंड दीज आर टू कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने काफी डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है कि कौन से कोलेजन में, कोलेजन 5 के अंदर डिफेक्ट होगा, 3 के अंदर डिफेक्ट होगा, या जब आपके पास इलास्टिन प्रोटीन की फॉर्मेशन में डिफेक्ट होता है तो मार्फन सिंड्रोम वगैरह होता है। बट एट दी एंड क्या होता है कि जो आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, अब देखो जो कोलेजन होता है वो कोलेजन को भी हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, आपका जो ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो मैक्सोमेटस जनरेशन आपने जहां पर देखना है कि सर क्या हुआ कि मेरे पास जो सेकेंडरी कनेक्टिव टिश्यू, लेट्स सपोज यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी ना, सबसे पहले एंडोकार्डाइटिस है, सॉरी एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम की जो थर्ड लेयर होती है, अगर उसको मैं थोड़ी सी हिस्टोलॉजिकली देखूं तो वो आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन से मिलकर बनी होती है, और कोलेजन आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है। अगर किसी पेशेंट में कोलेजन का डिफेक्ट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, तो आपके पास जो मिडिल लेयर है आपके पास इस एंडोकार्डियम की, वो वीक हो जाएगी, एंड व्हेनेवर देयर इज अ वीकनेस ऑफ दैट लेयर, इट कैन लीड टुवर्ड्स द बल्जिंग ऑफ दैट वॉल। तो यहाँ पर बल्जिंग हो जाएगी। रीजन क्या है सर, ये वॉल आपके पास वीक थी, और वो किसकी वजह से हो रही, मार्फन सिंड्रोम एंड एहलर डैनियल सिंड्रोम। इसलिए अब जहां पर जो बच्चे बायोकेमिस्ट्री वाले बैठे हुए हैं ना, उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने मार्फन और एहलर डैनियल सिंड्रोम पढ़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग भी पढ़ोगे तो ये भी चीज यहाँ पर साथ क्लियर हो जाएगी। लेकिन सिंपल है, वॉल वीक होगी तो आपकी बल्ज कर जाती है, ठीक है। मीटर ड्यू टू सडन टेंसिंग ऑफ द mitral collapse, due to the sudden tensing of cordia tentina as mitral leaflets prolapse into the left atrium, cordia cause crescendo। वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है कि क्या होता है सर, कि जो हमारे पास मिट्रल कोलैप्स इसलिए हो रहा है कि आपका कॉर्डिया टेंडना वीक होता है, आपके पास जो मिट्रल वाल्व ऊपर की तरफ कोलैप्स करता है, ऊपर की तरफ बल्ज करता है, दैट कैन काज द मिट्रल वॉल प्रोलैप्स, ठीक है। वही पैथोफिजियोलॉजी जो हम आगे कब से डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें कौन सी इंटेंसिटी का मरमर है, क्रिसेंडो, ये याद रखिएगा। डी क्रिसेंडो में आगे जाके आपको बताऊंगा, वो
आयोटिक रिगर्गिटेशन की सब टाइप में आता है हमारे पास, लेकिन क्रीसेंडो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है जी। तो इसको अब आते हैं ऑस्कल्टेशन के ऊपर। मिट्रल वाल प्रोलैप्स का सबसे पहले मिट्रल वाल प्रोलैप्स यहाँ पर देख लो बच्चे, मिट्रल रिगर्गिटेशन भी मिट्रल एरिया में है। उसके बाद जो मिट्रल वाल प्रोलैप्स है वो भी कौन सा है, वो भी आपके पास मिट्रल एरिया के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमारा आयोटिक एरिया भी कवर हो गया, क्योंकि सर आयोटिक एरिया के अंदर आयोटिक स्टेनोसिस है, ट्राइक ये भी एरिया कवर है, ट्राइकस्पिड वाला एरिया भी कवर है, हमारे पास मिट्रल एरिया भी कवर है। बचता कौन सा, आपका पल्मोनी एरिया बचता है। ठीक है जी। आगे आते हैं सर अब पल्मोनी की एरिया की तरफ। डायस्टोलिक मर्मर के अंदर सर हमने पढ़े थे दो मर्मर। डायस्टोलिक मर्मर के अंदर हमने क्या पढ़े थे सर, दो मर्मर्स पढ़े थे। एक है हमारे पास आयोटिक रिगर्गिटेशन एंड द अदर वन इज द मिट्रल स्टीनोसिस। ठीक है। क्योंकि हम मिट्रल एरिया को ही पढ़ रहे हैं तो पहले हम मिट्रल स्टीनोसिस को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। चूंकि ये हमारे पास डायस्टोलिक मर्मर है तो ये आपके पास जब सेकंड हार्ट साउंड सुन लोगे ना, बात को जरा थोड़ा सा गौर से समझो। सेकंड हार्ट साउंड हमें कब सुनाई देती है, जब आपका आयोटिक वॉल्व और जब पल्मोनिक वॉल्व दोनों क्लोज हो जाते हैं। लेट्स सपोज आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने के बाद वो क्या करता है, वो सर ब्लड को बाहर फेंकता है। जब वो ब्लड को बाहर फेंक देगा आपके पास, ठीक है, सिस्टोल हो गया। और अब सिस्टोल के बाद नेक्स्ट क्या फेज स्टार्ट होनी है, डायस्टोल। मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल ने रिलैक्स भी करना है। जब वो रिलैक्स कर रहा होता है तो आपका आयोटिक वॉल्व तो क्लोज है ना, आयोटिक वॉल्व सर क्लोज है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आना है ऊपर से लेफ्ट एट्रियम से। ड्यूरिंग डायस्टोल हमारे पास जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करा तो लेफ्ट एट्रियम से उसके अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, उसकी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी फिलिंग स्टार्ट होती है तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, तो किसके थ्रू जा रहा है सर, मिट्रल वाल्व के थ्रू जा रहा है। अगर मेरे पास मिट्रल वाल्व में ही कोई इश्यू है, उसकी स्टेनोसिस है, उसकी इनसफिशियंसी है, तो आपको ये जो मर्मर है वो कब सुनाई दे रहा होगा सर, वो डायस्टोल में सुनाई दे रहा होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे से रिलैक्स हो रहा है, ऊपर से उसकी फीलिंग हो रही है, और उस फीलिंग के अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है ना, क्योंकि वो मिट्रल वाल्व के थ्रू हो रही है, तो उसकी वजह से फिर हमें वो डायस्टोलिक फेज के अंदर मर्मर सुनाई देता है। ठीक है। तो मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से जो मर्मर होता है सर, हमें वो डायस्टोलिक मतलब डायस्टोलिक फेज के अंदर सुनाई देता है। जब आपके पास S2 साउंड क्लोज हो जाता है, S2 साउंड आप सुन लेते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है ना थोड़े से गैप के बाद, तो वो मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से सुनाई देता है। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर जो साउंड होता है इसको हम कहते हैं ओपनिंग स्नैप। क्या होता है ओपनिंग स्नैप। जैसे आयोटिक स्टेनोसिस के अंदर था ना कि वो क्रीसेंडो और डिक्रीसेंडो था, मतलब पहले इंक्रीज हो रहा था फिर हमारे पास डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। यहाँ पर है ओपनिंग स्नैप। देखिए आपने ना अक्सर देखा वो जो रेगुलर बोतल होती है ना, रेगुलर बोतल जब आप उसको ओपन करो ना तो उससे जैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे टक वाला साउंड प्रोड्यूस होता है ना, तो उसको हम कहते हैं ये ओपनिंग की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ है। सेम आपको यहाँ पर भी वैसा साउंड सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पर आप उसको क्या कहते हैं, ओपनिंग स्नैप साउंड। मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से ओपनिंग स्नैप साउंड आपको, देखो रीजन भी आपको समझ आती है ना, क्योंकि मिट्रल स्टेनोसिस है, मेरा जो लेफ्ट एट्रियम है वो जोर से वो अपना प्रेशर को इंक्रीज करके क्या करता है, मिट्रल वॉल्व को ओपन करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमें पता है मिट्रल स्टेनोसिस में देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ओपनिंग ऑफ द वॉल्व, तो जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम अपना काफी ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करता है। जो वो प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज करता है तो वो आपका मिट्रल वॉल्व थोड़ा सा ओपन होता है, और उस रैपिडली वहां से क्या करता है, ब्लड पास होता है। तो जब रैपिडली ब्लड उसकी ओपनिंग की वजह से पास होता है तो आपको वहां पर ओपनिंग स्नैप लाइक साउंड क्या है, सुनाई देता है। ठीक है जी। तो ओपनिंग स्नैप इज ऑलवेज इन द मिट्रल स्टेनोसिस। तो S2 क्लोज होने के बाद अगर आपको इस तरह देखो, ये पहले स्नैप है। अक्सर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, इस चीज को मिस कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो रेड वाली है ना, शायद इन्होंने ये वैसी ये वाली लाइन लगाई हुई, बच्चे नहीं, ये रेड वाली जो है ना, यही आपके पास वो ओपनिंग स्नैप, यही वो साउंड है। इसकी देखो कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, S2 हार्ट साउंड जितनी इसकी इंटेंसिटी है। उसके बाद फिर थोड़ा सा जब वहां से ब्लड गुजर रहा होता है तो उसकी वजह से भी हमें हल्का हल्का रंबलिंग साउंड, रंबलिंग साउंड होता है ना। इसकी एग्जांपल इस तरह देते होते हैं कि जैसे जमीन पे पत्ते पड़े हुए हैं ना, और उनसे जब एयर टकरा के गुजरती हो, जैसा वो साउंड प्रोड्यूस करती है, उसको हम रंबलिंग साउंड कहते हैं। ठीक है, रिजेंबलिंग रंबलिंग साउंड। तो पहले आपको ओपनिंग स्नैप, जब आप जोर लगा के उसको ओपन करते हो, और फिर चूंकि वहां पे स्टेनोसिस तो है ना,
तो ब्लड बेचारा जो गुजर रहा है वो भी बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, और वो स्टेनोटिक वॉल के साथ टकरार होते हैं, जिसकी वजह से ओपनिंग स्नैप के साथ आपको रंबलिंग साउंड सुनाई देती है। ठीक है, डिलेड रंबलिंग मिड टू लेट मर्मर, ठीक है जी, ओपनिंग स्नैप उसके बाद रंबलिंग साउंड हमें सुनाई दे। डिक्रीज इंटरवल बिटवीन S2 एंड OS को रिलेट विद इंक्रीज सिवियरिटी। बच्चे ये वाली जो इन्होंने लाइन लिखी है ना, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस विद द रेड कलर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर उसने इंटेंसिटी की बात की, और उसने मैं जब मेडिसिन की क्लास पढ़ा रहा था उधर भी हमने ये बात डिस्कस की थी, उन्होंने काफी डिटेल के अंदर ये चीज पूछी थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि मिट्रल स्टेनोसिस ज्यादा है या कम है। हाउ आई कम टू नो अबाउट द सेविरिटी प्रोग्नोसिस ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस, कि यार वो मिट्रल स्टेनोसिस जो है वो कितनी ज्यादा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक सिंपल सी बात बताई है, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास S2 और OS के दरमियान डिस्टेंस जितना ज्यादा कम है, देखें लेट्स सपोज ये S2 है, और मुझे यहां पर जाके ना ओपनिंग स्नैप और फिर रंबलिंग साउंड सुनाई दे रहा है, देन आई कैन हेयर रंबलिंग साउंड। तो इनके दरमियान जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी सेवेरिटी कम होगी। ठीक है, इंक्रीज इंटरवल बिटवीन द S2 एंड OS डिक्रीज सेवेरिटी। लेकिन अगर ये हमारे पास जो इंटरवल कम है, ये इंटरवल मेरे पास क्या है, कम है, लेट्स को चलो थोड़ा सा स्कोर कम कर लेते हैं, नहीं तो ये जो ऊपर बना हुआ है ये कम ही बना हुआ है। तो ये देखो ये थोड़ा सा इंटरवल है, इनके दरमियान इंटरवल क्या है हमारे पास, कम है। अगर इंटरवल कम होगा तो सिविरिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब कि जो स्टेनोसिस है वो स्टेनोसिस आपके पास ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, यूवर्ल्ड का MCQs भी है, ये एग्जैक्टली सेम लाइन ही आती है। तो अगर इंटरवल कम है सिविरिटी ज्यादा होगी। अगर इंटरवल देखना, मैं कहता हूँ ओपनिंग स्नैप है यहाँ पर जाकर, तो वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से इंटरवल हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, और अगर इंटरवल वहां पर ज्यादा होता है तो सिविरिटी उसकी कम हो जाएगी। ये चीज जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं कि सर व्हाट कैन बी द रीजन दैट कैन कॉज अ मिट्रल स्टेनोसिस। तो इसके बहुत मजे मजे के कॉजेज हैं, जैसा कि रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर के अंदर जो मोस्ट कॉमन वॉल्वुलर इन्वॉल्वमेंट होती है ना वो मिट्रल वॉल है, और मिट्रल वॉल के अंदर जो मोस्ट कॉमनली पैथोलॉजी होती है वो मिट्रल स्टेनोसिस होती है रोमैटिक फीवर की वजह से। रोमैटिक फीवर मोस्टली इन्वॉल्व द मिट्रल वॉल, और मिट्रल वॉल में रिगर्गिटेशन या स्टेनोसिस में से ज्यादा क्या होती है, वो स्टेनोसिस ज्यादा होती है। ठीक है, लेट एंड हाईली स्पेसिफिक सिक्वेले ऑफ रोमैटिक फीवर। सिक्वेले का मतलब होता है सीक्वेंस, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को रोमैटिक फीवर हुआ है ना, तो ज्यादातर उस पेशेंट के अंदर हमें मिट्रल स्टेनोसिस दिखाई देती है। ये इनका यहाँ पर ना कहने का मतलब है। Chronic mitral stenosis can result in the left atrial dilation and the pulmonary congestion, atrial fibrillation, alternate syndrome, hemoptysis, right heart failure. And I think so you can understand all these factors. देखें स्टेनोसिस है ना, लेफ्ट एट्रियल डायलेशन सर होगी क्योंकि बेचारा लेफ्ट एट्रियम ज्यादा काम कर रहा है। पल्मोनी कंजेशन होगी क्योंकि वहां से पल्मोनी वेन से दोबारा ब्लड आपके लंग्स की तरफ जा रहा है। सर एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, क्यों, बिकॉज देर इज द डिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ रहा है